वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में देखने वाले हैं। तो जितने भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम 2026 में है वो इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुने समझे और याद करें, ठीक है ना। और जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर देख लें आखिर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन विच, ऑप्शन दिया गया ए प्राइस, सेकंड दिया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सी टोटल एक्सपेंडिचर और डी बोला गया नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हिंदी में अब इसको तो लिखा हुआ है, इसको फिर से मैं समझा देता हूं। बोला उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना उत्पादन के साधनों का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर कोई प्रोडक्शन फंक्शन है तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चीज की बातें हो सकता है भैया, तो हमेशा ध्यान रखना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही बात हो सकता है। मतलब चाहे वो लेबर की बात करें कैपिटल्स की बातें करें, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही बात होगा। टोटल एक्सपेंडिचर की बातें अभी नहीं होगा, प्राइस मैकेनिज्म की बात अभी नहीं होगा, तो सिर्फ किसका बात होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा ध्यान रखना बी उत्पादन। आपने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बजट्स इन मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि यहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त रहता है। ऑप्शन ए डिफिसिट बजट, ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट और ऑप्शन सी बोला गया सरप्लस बजट और ऑप्शन डी बोला गया ऑल ऑफ दीज। तो बताओ बच्चा यहाँ पे कौन सा बजट होगा। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो विकासशील, विकासशील की बातें चल रहा है, ठीक है। डेवलपिंग, डेवलप नहीं डेवलपिंग मतलब प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना डिफिसिट बजट ही काम करते हैं, घाटे का बजट होता है, ठीक है। इसको घाटे नहीं बोलेंगे। अगर डेवलप होगा मान लीजिए अगर कोई कंट्री का डेवलप है तो वहां पे आप पैसे लगाओ ना तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। बाकी बात अगर जो डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पे मुनाफा का आपको लग रहा है कोई चांस बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है उसमें वहां पे कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे बजट देना पड़ेगा। क्या चीज, डिफिसिट बजट, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भुगतान शेष का घटक है, ये तो हिंदी में आप देख लो, ठीक है। अब इसके इंग्लिश में आते हैं हम लोग। बोला गया यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आर। एनसीईआरटी का लास्ट वाला जो चैप्टर है ना बच्चा, उसी में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। बोला गया करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा, यहां जो ऑप्शंस लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शंस क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी मतलब बोथ ए एंड बी दोनों होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो हमेशा दोनों में होता है। इसको हिंदी में भी यहाँ पे देख लिया जाए, जिन बच्चे को अगर बात करें पूरे हिंदी में अगर बात करते हैं तो चालू खाता और पूंजी खाता, ठीक है। भुगतान शेष का जो घटक होता है वो चालू खाता और पूंजी खाता दोनों में होता है, ठीक है। चलो तीसरा हो गया, चौथा पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा बताओ, फिक्स्ड कैपिटल की अगर बातें करें बच्चा तो फिक्स्ड कैपिटल किसको कह सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में होता है ना। जैसे मशीनरी की बातें करें, ठीक है ना, प्लांट्स की बातें करें, प्लांट्स या मशीनरी की बातें करें, टूल्स की बातें करें, लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बातें करें, है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑप्शंस दिया गया कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया वैल्यू डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोला गया व्हाट इज कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा बताओ बच्चा, ये वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कहां पे लगता है। डिप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा किस पे लगता है, फिक्स्ड कैपिटल पे ही लगता है। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन कह रहा है इस हिसाब से जो अस्थायी पूंजी का जो उपभोग होता है ये तो ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड कैपिटल है और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन बोला गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो डिप्रिसिएशन की अगर बातें करें बच्चा वो किस पे लग जाएगा, तो लग जाएगा फिक्स्ड कैपिटल पे। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, वैल्यू डिप्रिसिएशन, ठीक है, मूल्य पे ह्रास, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया यहाँ पे
विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा सही है। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्शन या सप्लाई की बात इक्वल टू 0 होगा, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की बातें करें, मार्जिनल प्रोडक्ट की बातें करें जो लेस देन इक्वल्स टू, अब बताओ इसमें से कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमेशा जो होता है ना मार्जिनल जो बात करें, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की बात करें, कॉस्ट की बात करें, सप्लाई का तो हमेशा कितना होना चाहिए 1। ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही, ये हमेशा बराबर ही होता है इक्वल्स टू 1 के, ठीक है। जब एमपीएस प्लस में एमपीसी अगर जोड़ देंगे ना तो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए सी। कौन सा 5 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु गेव दिस लॉ। यहाँ पे बताओ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कितना बार हमने क्लास में बताया। यहाँ पे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इसको हिंदी में देख सकते हो, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे, जेवीसे, जेएस मिल, केन्स या रिकार्डो। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका है जेबीसे ने ये कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जहां पे सप्लाई की बातें होगा, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से बातें किया जा सकता है भैया, है ना। अगर मान लीजिए मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, महंगाई हो सकता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है ये स्टेटमेंट, जो सप्लाई जो है ना क्रिएट करता है खुद के डिमांड, खुद के मांग के हिसाब से, पूर्ति जो है ना स्वयं मांग का जो सृजन करता है, वो कौन कहे, तो जेबी से साहब ने कहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रहे, डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसका मुझे सिर्फ जवाब देने, डिटेल में बात करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय चाहिए, तो बस इतना देख लो, ठीक है। अब आगे बोला गया हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शंस दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट और ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। ये तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए भाई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन करता है, बताओ कौन करता है। अरे भैया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही तो सारे बैंक का बैंक ऑफ बैंकर्स कहा जाता है कि नहीं है। इसीलिए क्या लगेगा इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रॉपर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भैया, 7 नंबर है ना। 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर बोला गया विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ऐसा कौन सा एजेंसी है, हिंदी में देख सकते हो, व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना या लॉकर सुविधा देना। आप इसको इंग्लिश में देख सकते हो, एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एक्ट ऑफ ट्रस्टी या प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विच द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल, एजेंसी की बात बोला गया, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी। अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ ऋण देना, इसका खुद का काम। व्यावसायिक बैंक मतलब क्या, कमर्शियल, जिसमें आप बात कर सकते हो, चाहे एसबीआई की बातें करो, पंजाब की बातें करो, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की बातें करो, बैंक ऑफ इंडिया की बातें करो, ये सब क्या है, ये सब का सब आपका है कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना। तो ये सब तो कमर्शियल बैंक का काम है, ये सब किसका काम है, कमर्शियल बैंक का। ये सब जो काम है ये कमर्शियल बैंक का काम है, लेकिन एजेंसी की तरह काम जो कार्य करता है वो होता है ट्रस्टी का कार्य करना, ठीक है ना। किसी भी ट्रस्टी का काम ये व्यावसायिक बैंकों का काम होता है एजेंसी के रूप में काम करना, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, सी, एक्ट ऑफ ट्रस्टी। क्या हो जाना चाहिए, एक्ट ऑफ ट्रस्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 8 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, ये तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए 1935 में हुआ था ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1935 ईस्वी में हुआ था। चलो ये भी सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। तो गॉसेन जो नियम दिए थे भैया, क्या दिए थे पता है, इसको हिंदी में देख सकते हो, मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ठीक है। उसके बाद बोला गया सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत। हिंदी इंग्लिश में दोनों बातें कर रहा हूं यहाँ पे, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी या डी कंज्यूमर सप्लाई। ये होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अगर कहे तो फर्स्ट लॉ जो है ना गॉसेन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको याद कर लेना बच्चा, ठीक है, इसको याद कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 11 नंबर बोला गया इंग्लिश में इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस होल्ड डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। ऑप्शंस ए नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स,
लग्जरियस गुड्स या नन ऑफ दीज। ठीक है, आप इसको देख रहे हो। चलिए आते इसको हिंदी में। बोला गया किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बोला गया आवश्यक वस्तुएं, बी ऑप्शन बोला गया आरामदायक वस्तुएं, ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पे विलासित वस्तुएं और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होना चाहिए भैया नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, इसमें बोला गया किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी नहीं होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। इंग्लिश में आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए कितना भी प्राइस अगर बढ़ जाए घट जाए, लेकिन जो नेसेसिटीज जो खाने पीने की बातें करें, आपको दाल की बातें करें, चावल की बातें करें, आटा की बातें करें, ठीक है, बोला गया इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस होल्ड डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। अब जैसे इसको ठीक है, चावल दाल की बात करिए, आप नमक की बात कर लो, इसके हिसाब से नमक की बात करोगे, मानो नमक की दाम अगर कम अगर हो भी जाए तो क्या आपको लग रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा नेसेसिटी गुड्स होगा आंसर, आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं जो है उसके दाम बढ़े उसके दाम घटे, यहाँ पे लिखा है ना मूल्य में अगर कमी होने से भी उसका मांग नहीं ज्यादा होने वाला होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर लगाओगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। बोला गया यहाँ पे यदि किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास अगर 40% परिवर्तन कर मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की कीमत का लोच क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड ऑफ गुड्स चेंज, बोला गया 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, तो कितना होगा? तो 60 से यहाँ पे हो गया 15 मतलब 20, 20 के हिसाब से अगर यहाँ पर अगर देख ले चेंज है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला गया द डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकाल लेते हैं इसके कैलकुलेशंस के हिसाब से तो हो जाएगा 20, उसके बाद यहाँ पे 60 चेंज हो रहा है, 60% 40% 20 का चेंज हुआ 40, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज डेल्टा चेंज। हाँ ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी -1.5। ठीक है, तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? -1.5। आप लोग कैलकुलेट करके बताना जो मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आंसर इसका -1.5 होगा। आप लोग चेक करके बताना, ठीक है, कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, तो बोला यहाँ पे Who gave the concept of time element in price determination price? ठीक है, process. Who gave the concept of time element in price determination process? ऑप्शन दिया गया रिकार्डो, वेलरस, मार्शल्स या जेके मेहता। बताओ बच्चा इसमें से कौन सा दिया था जवाब? इसमें से बोला कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? मार्शल साहब ने किए थे। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? मार्शल होगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा बच्चा? सी, 13 का हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। बोला कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में किसको इंक्लूड कर सकते हो? एग्रीकल्चर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम क्रिया में जो होगा वो कौन सा होगा? कृषि। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब क्या लिखोगे? ए। तो बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बोला गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बताओ जवाब दो। बोला गया ऑप्शन है ए मार्शल्स या अल्फ्रेड मार्शल बोल सकते हैं, बी ऑप्शन बोला गया पॉल सैमुअल्स, जे.एस. मिल या एडम स्मिथ। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो किसके अनुसार अर्थशास्त्र का मानव कल्याण का विज्ञान कहा गया है, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहे। अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इनके द्वारा किया गया था बच्चा। ठीक है, ए मार्शल के द्वारा किया गया था, इसी वजह से 15 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज किन्स, ठीक है ना, बोला यहाँ पे किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स, इसमें से किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा और किस पर निर्भर करता है? प्रभाव पूर्ण मांग पे या पूर्ति पे या उत्पादन क्षमता पे या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? इसको ऑप्शन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो लिखा हुआ इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी या नन ऑफ दीज।
इफेक्टिव डिमांड होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स, किस पे होता है, इफेक्टिव डिमांड पे होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। अधिकतर बच्चा का बेसिक नहीं मालूम है इसीलिए कंफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से पहले हर एक चीज को एक बार पढ़ो, किताब सारे मालूम चल जाएगा। अब आगे बोला यहाँ पे द वैल्यू ऑफ केन्सियस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड डिपेंड्स ऑन विच। अब बताओ यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है केन्स के विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर था, ठीक है, या निर्भर है। बोलेगा आय पे या पूंजी के सीमांत उत्पादक पे, सीमांत और उपभोग प्रवृत्ति पे, या विनियोग की मात्रा पे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बच्चा 17 का वो हो जाएगा सी, मतलब मार्जिनल प्रोस्पेरिटी। अगर बात करें प्रोस्पेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम, ये ऑप्शंस होगा। ठीक है, इसी पे निर्धारित किया जाता है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चंस पे बोला गया यहाँ पे विच वन इज द करेक्टिव मेजर्स फॉर डिफिशियंस या डिफिशियंट डिमांड, मतलब ये न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। ऑप्शंस दिया गया फिजिकल मेजर्स, बी ऑप्शन है मॉनेटरी मेजर्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। बताओ बच्चा यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। आंसर होना चाहिए देखो फिजिकल मेजर्स भी किया जाता है और मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर किया जाता है, इसी वजह से इसका जो मैं आंसर दूंगा वो दूंगा सी। ठीक है, विच वन इज द करेक्टिव मेजर ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। हमेशा ध्यान रखना न्यून मांग को ठीक करने के लिए हमेशा जो है ना राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों यूज किया जाता है। राजकोषीय उपाय का मतलब जहां पे भी अगर लगा ऐसा है तो वहां से यूज कर सकता है फिजिकल जो मेजर्स हैं, सैलरी रोक के या अलग अलग चीजें होता है। ठीक है, मौद्रिक मतलब मॉनेटरी जो टर्म्स होगा उसके हिसाब से, इसको डेप्थ में बातें नहीं करूंगा लेकिन इतना समझ जाओ इसका बोथ ए एंड बी हम लोग लगा सकते नहीं, वही लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन बोला कि बच्चा 19 नंबर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। अगर स्टॉक अगर कैपिटल्स का बढ़ रहा है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी की स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाएगी बच्चा। ऑप्शंस दिया गया यहाँ पे कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, या कैपिटल फॉर्मेशंस, या नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कैपिटल्स में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल हमेशा कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पूंजी निर्माण कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशंस लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर बोला गया है जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन। जो जनरल प्राइस होता है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा या मैक्रो में होगा या बोथ ए एंड बी होगा या नन ऑफ दिस होगा। ये तो बहुत सिंपल है, देखो बोथ दोनों में तो हो नहीं सकता है ना, या तो किस में हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है या तो मैक्रो में हो सकता है। तो बताओ बच्चा किस में होगा। जनरल प्राइस लेवल का जो स्टडी करते हैं हम लोग मैक्रो में करते हैं, MACRO वाले में करते हैं, इस वाले में बड़ा करते हैं। ठीक है, प्राइस लेवल का बातें जो होता है ना इसमें होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, व्यष्टि में नहीं होता है। ठीक है, चलो बी ऑप्शन इसका लगा देना, 20 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इसमें से कौन सा है जो फ्लो नहीं है। ऑप्शंस दिया गया है कैपिटल्स, बी ऑप्शन है इनकम, और सी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, और डी ऑप्शन है डिप्रिसिएशन। तो बताओ बच्चा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए कैपिटल, नोट की बातें बोला गया। ठीक है ना, नॉट अ फ्लो। इन्वेस्टमेंट भी फ्लो होता है, इनकम भी फ्लो होता है, डिप्रिसिएशन भी होता है। यहाँ बोला गया नॉट अ फ्लो, इसी वजह से कैपिटल जो है ना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है। तो कैपिटल जो है ना प्रवाह नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, आय होता है, और डिप्रिसिएशन भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है बच्चा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कैपिटल क्या होगा, कैपिटल 21 का क्या लगाएंगे हम लोग ए। चलो बच्चा देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 22 बोला गया विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर ऑफ मॉडल। इसमें से कौन सा है जो 3 सेक्टर ऑफ मॉडल है, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दीज। देखो बच्चा यहाँ पे जो 3 क्षेत्रीय मॉडल में जो बात शामिल किया गया है, परिवार भी आएगा, फर्म भी आएगा, सरकार भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब आ जाएगा। जो 3 मॉडल है सर्विस की अगर बातें कर लें तो वैसे 3 सेक्टर ऑफ मॉडल जो होगा फर्म, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये डी ऑप्शन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा 30 नंबर बोला गया, सॉरी 23 नंबर बोला गया विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। टोटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन ए, बी ऑप्शन परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट मेथड नहीं, पॉइंट मेथड,
डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर। इसको हिंदी में देख लिया जाए, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोस्पोनेट मेथड ये भी ठीक है, पॉइंट मेथड ये भी ठीक है। इसका जवाब जो है ना सीधा लगा दो डी, सब में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेजर्स किया जाता है ये सब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, 24 नंबर बोला कि यहाँ पे ये तो हिंदी में देख सकते हो, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। क्वांटिटी आउटपुट, यहाँ पे प्राइस नहीं, क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस डिमांड नहीं, क्वांटिटी फंक्शंस यहाँ पे कर रहा है, आउटपुट के हिसाब से ABCD डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ हिंदी में। इंग्लिश में अगर देख लिया जाए बच्चा यहाँ पे तो बोला गया है जो प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज, ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा ना प्रोडक्शंस का वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आउटपुट पे डिपेंड करता है। ABCD यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है। ठीक है, इसी वजह से प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो ये होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब जो दिख रहा है ना ये डिफरेंट आउटपुट है जो अलग अलग यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, इनपुट प्रोडक्शन तो लगभग करेगा। ठीक है, 24 का हो जाएगा सी। 25 की अगर बात करें बच्चा बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन ऐसा है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल। अच्छा, प्रोडक्शंस की बातें बोला, नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शंस का ये लेबर होना जरूरी है प्रोडक्शंस कराने के लिए, कैपिटल भी जरूरत है, लैंड भी जरूरत है, लेकिन क्या नहीं जरूरत है, नॉट लिखा हुआ है मनी, इसमें मनी कंसीडर नहीं होता है बच्चा। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा 25 का सी। ठीक है, चलो 26 पे आते हैं। 26 पे आते हैं। 26 क्या कह रहा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स आर टर्म्ड एज व्हाट। हिंदी में देख सकते हो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला गया है जो अर्ध निर्मित वस्तुएं क्या कहलाएगी। ऑप्शन देख सकते हो, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्तीय वस्तुएं, अंतिम उत्पाद, या इनमें से कोई नहीं। इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए कैपिटल गुड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट गुड्स, सी फाइनल गुड्स, या डी नॉन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए, तो आंसर जो होगा, आंसर होगा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, सेमी का मतलब क्या होगा, सेमी गुड्स आर जो होता है वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स के हिसाब से बातें मानना पड़ता है, वो इंटरमीडिएट में है, मध्य में है। ठीक है ना, इसीलिए इसका यही होगा, अर्ध निर्मित है ना, पूरे तरीके से फाइनल तो नहीं है, इसी वजह से इंटरमीडिएट में चला जाता है। ठीक है बच्चा, इसका जवाब होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर की अगर बात करें तो 27 नंबर क्या कह रहा है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, इसका फॉर्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा बच्चा, याद है ना। 27 का जो जवाब होगा वो होगा 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है CR का मतलब, कैश रिजर्व रेशियो। इसी वजह से हमेशा क्रेडिट मल्टीप्लायर जो होता है 1/CRR ही होता है। आंसर होगा ए। ठीक है, याद कर लेना फॉर्मूला, काम देगा। मैं यहाँ पे डेप्थ में डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है ना, तो लंबा सा वीडियो बन जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर, आप चाहो तो मैं अलग अलग वीडियो बना के कोई भी ऐसा टॉपिक बोलो जिसमें आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक का मैं प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो लेके दूंगा और उसको समझा दूंगा, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 28, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो वैकल्पिक नाम होगा क्या होगा, ऑप्शंस ए इकोनॉमिक कॉस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, और डी बोला गया एवरेज कॉस्ट। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, 28 का जो आंसर होगा क्या होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट। अल्टरनेटिव जो नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट ही होता है। अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है, अल्टरनेटिव नाम है बच्चा, उसको बोलते हैं आर्थिक लागत। जब रहेगा आर्थिक तभी तो आपका अर्थ समझ, अर्थ मतलब पैसा। ठीक है ना, एक तो अर्थ मतलब भूमि की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है, धरती की बात करते हैं, लेकिन इस अर्थ की अगर बातें करें तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, अर्थ। ठीक है, ये जो आर्थिक लिखा हुआ है और इसका अगर बात करें तो रुपये पैसे की बात किया तो अर्थ। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब रुपये पैसे के बारे में ही हम लोग अधिकतर बातें करते हैं, समझते हैं। वैसे तो कॉमर्स वाले हमेशा क्या करते हैं, रुपये पैसे के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 29, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स।
टैक्स जो रेवेन्यू होता है उसमें गवर्नमेंट के हिसाब से क्या क्या चीज वो शामिल करेगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम टैक्स, या डी बोला गया ऑल ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, सारे टैक्स यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी टैक्स है ना जो सरकार है, सरकार के राजस्व विभाग में जाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या कस्टम ड्यूटी हो, सब आता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो प्राथमिक क्रियाएं की अगर बात करें हिंदी में, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो हमेशा होता है प्राकृतिक से संबंधित होता है। ठीक है, जब प्राकृतिक से जो चीज हमको मिलता है ना, वही हम मेरा क्या होता है, पहला प्रथम जो क्रियाएं होता है क्षेत्र होता है। तो आप देखो लैंड की बातें करें, ये भी नेचर ने दिया, फॉरेस्ट में ये भी नेचर ने दिया, माइनिंग करना जो हम लोग अगर बातें करें कोयला वैला अगर निकालते हैं ये भी नेचुरली है, मतलब इसमें ऑल ऑफ दिस लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, बोला गया यहाँ पे द फंक्शंस ऑफ मनी इज इंक्लूड्स, द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, मनी का फंक्शन क्या है, रुपये पैसे की अगर बातें करें कार्य क्या हो सकता है, वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ एक्सचेंज। बात तो सही है, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, होता है या नहीं होता है। अगर आप इसको हिंदी में देखो, मुद्रा के कार्य में सम्मिलित होता है मूल्य निर्धारण करना, मूल्य से संचित करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, और इनमें से सही सब होता है भैया। अगर हम यहाँ पे बताएं, मान लीजिए कोई भी अगर प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसका वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पे मनी तो उसके वैल्यू को तो निर्धारण कर दिया। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी चीज को अगर हम आज खरीदते हैं, जैसे जमीन है ना, आप जमीन को मान लीजिए आज खरीदे हैं जितना में, तो उसके आगे आने वाले अगर टाइम में अगर बाद उसका वैल्यू तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कुछ न कुछ तो हो ही सकता है ना, इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगा। और मींस ऑफ एक्सचेंज, मनी का मतलब भी क्या होता है, मनी का मतलब होता है एक्सचेंज, है कि नहीं है। तो मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस के उसके हिसाब से एक्सचेंज करते हैं, है ना। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 32 नंबर, बोला गया विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, आपने पढ़ा होगा जो बार्टर सिस्टम क्या था, जहां पे अगर कहा जाए तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ गया था, है ना, जहां पे रुपये पैसे के हिसाब से एक्सचेंज नहीं किया जाता था, मतलब सामान के बदले में सामान, ठीक है, कॉमोडिटी एक्सचेंज था, है ना, कॉमोडिटी एक्सचेंज था। उस कॉमोडिटी एक्सचेंज को हम लोग क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या आ गया, मनी। तो मनी जैसे अगर आया तो मनी का फंक्शन अब क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है जो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यहाँ पे ये था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बिल्कुल था, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, ये भी प्रॉब्लम था, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, बात सही है, ये भी वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता था, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मतलब ये बोला गया विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है। ये सब का सब अगर देखा जाए बच्चा तो ये सब कठिनाई है, सब कठिनाई था, इसी वजह से 32 का जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 33 नंबर, बोला यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लो, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है भैया, किसके द्वारा दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो बोला गया है, क्या बोला गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय हिक्स या चैम्बरलिन या मिस्टर या श्रीमती मिसेज रॉबिन्स ने या सैमुएल्सन ने, कौन दिया था भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस कौन दिया था, है ना। मेरे हिसाब से लग रहा है ये चैम्बरलिन दिया था, ये तो दिया नहीं था, ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होगा वो होगा चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है, ये लॉक लगा लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, मार्केट का जो प्राइस है वो किस पे एसोसिएट होता है, किससे संबंधित होता है, इसको भी देख लिया जाए बच्चा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, पहला प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल प्राइस, परमानेंट प्राइस या ऑल ऑफ दिस, ऐसा बात नहीं है भैया। यहाँ जो ऑप्शंस लिखा हुआ है ना, इसको देख सकते हो, बाजार मूल्य जो संबंधित होता है, मार्केट का जो प्राइस होता है वो डिपेंड किस पे होता है, क्या होता है, अति अल्पकालिक मूल्य से होता है, सामान्य मूल्य से होता है, या आपका क्या बोलते हैं
अस्थायी मूल्य से होगा या इनमें से सभी? प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। बाजार में जो प्राइस का जो मैकेनिज्म है ना, प्राइस जो एसोसिएटेड होता है वो समय थोड़ा ही दिया जाता है, ठीक है। तो कम समय के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, इससे प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड 34 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्या बोला गया है? होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर एक जैसा कोई प्रोडक्ट ऐसे कंपनी है, ठीक है ना, ऐसे मान लो मोबाइल फोन की बात है तो मोबाइल फोन की कंपनियां बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ बोलेगा होमोजेनियस, तो होमो मतलब एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले को बोलते हैं। वैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा समरूप, मतलब एक जैसा रूप। उत्पाद विशेषता क्या है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण अल्पाधिकार की। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख सकते हो ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली में होगा, या सी बोथ ए एंड बी होगा, या डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। तो बताओ बच्चा हमेशा किस में होता है? ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में होता है। हमेशा ध्यान रखना, होमोजेनियस प्रोडक्ट जो होता है उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिया गया है ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में ही होता है और कहीं नहीं होता है। इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो होगा ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही समरूप उत्पादन का विशेषता मानी जाती है, बाकी बात जगह पे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव बाय, बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव बाय, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है या स्टेट गवर्नमेंट को होता है? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है भैया, ये तो कोई भी जवाब दे सकते भैया। 36 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। वैसे देख लिया जाए इसको थोड़ा ध्यान से, बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, आयकर का लाभ प्राप्त होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार को, या केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा, इसमें से जवाब जो होना चाहिए, वैसे तो आप लोग सोचते हो कि सर दोनों का ना प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स जो होता है ना वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन लगा दिया जाए लॉक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट इसमें से कौन सा कंपोनेंट्स होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शंस ए, बी ऑप्शंस कैपिटल रिसिप्ट, सी ऑप्शंस बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शंस बोला गया नन ऑफ दीज। तो बता दिया जाए बच्चा, देखो दोनों में होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ना वो बजट रिसिप्ट का पार्ट होता है, दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर बोला गया विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ पे ब्रिज को कंस्ट्रक्शन किया गया, पुल को, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन से व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? जो पुल का निर्माण किया जा रहा है उसमें किस प्रकार का खर्चा होगा? राजस्व व्यय होता है या पूंजीगत व्यय होता है, बोथ ए एंड बी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो जो खर्चा होगा ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है किस टाइप का एक्सपेंडिचर माना जाएगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, तो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मैंने पढ़ा है, इसलिए आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बोला गया, अगर क्रेडिट मनी इसको हिंदी पढ़ सकते हो, साख मुद्रा का विस्तार होता है कब? जब नगद कोष अनुपात घटता है या बढ़ता है। ऑप्शन ये तो हुआ ए, ऑप्शन ए बोला गया घटता है, ऑप्शन बी बोला गया बढ़ता है, ऑप्शन सी बोला गया ए एंड बी दोनों संभव है, या इनमें से कोई संभव नहीं है। तो बताओ बच्चा इसमें से क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, जब क्रेडिट मनी इज इंक्रीज जो करेगा तब जब सीआरआर फॉल करेगा, ठीक है। तो सीआरआर फॉल हुआ, क्रेडिट मनी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्रेडिट मनी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन कब? जब वो फॉल करेगा, जब सीआरआर, जब नगद कोष अनुपात में गिरावट आएगा तभी साख मुद्रा का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन होगा 39 का बच्चा वो हो जाएगा ए, ठीक है, फॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया ड्यूरिंग ब्रिटेन वुड सिस्टम मोस्ट कंट्री हैड, क्या था ऑप्शंस? ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी पैक्ड एक्सचेंज रेट,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और डी बोला गया नॉन ऑफ दिस। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो लिखा हुआ ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया था ना, तो स्थिर विनिमय दर और अधिकृत विनिमय दर दोनों फिक्स किया गया था, मतलब सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी होता है, याद कर लेना, नहीं पता था तो याद किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का इसमें काम कौन सा है? मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बात तो सही है, सिर्फ एकाधिकार है इसको, नोट निगम का सिर्फ एकाधिकार है। सरकार का बैंक होता है आरबीआई, बिल्कुल सही जवाब है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी सही जवाब है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब आरबीआई अगर कहा जाए तो ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक का सारे के सारे काम हो जाएगा, इसलिए 41 का क्या हो जाएगा बच्चा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्या बोला गया यहाँ पे? विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को हम लोग रख सकते हैं? ऑप्शन से दिया गया इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, बिल्कुल रख सकते हैं। एक्सपेंस ऑफ टूरिस्ट, ये भी रख सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ये भी रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेंट अकाउंट का जो आइटम्स है ये सब का सब है, इसी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, याद करें ना बच्चा, डी 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया विच वेयर 14 बिग शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया नेशनलाइज। बात तो सही है भैया, आया था। ठीक है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पे जो 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायीकरण बिल्कुल हमने पढ़ा है, ठीक है ना, आया भी था। तो ये जो आया था ना बच्चा, वो कब आया था? तो 1969 में आया था। ठीक है, अब किसका ऑप्शन लगाओगे? सी। 43 का क्या लगाएगा? सी ऑप्शन। 1969 को 1969 ईस्वी में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 43 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है? ए आर। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज सो एज, क्या होगा? टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी बाय प्राइस, या टोटल रेवेन्यू जो चेंज हुआ वो टोटल क्वांटिटी के हिसाब से, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो क्या होना चाहिए बच्चा? तो हमेशा ये सिंपल से इतना तो लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है, जितना टोटल रेवेन्यू होगा उसके क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर बोला गया है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। अब बताओ, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में इसमें से कौन सा हमेशा है ना स्थिर रहता है, सेम रहता है? हिंदी में देख सकते हो, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से क्या स्थिर रहेगा? ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, या दोनों रहेगा? ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होना चाहिए? एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, या होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में जो हमेशा कांस्टेंट रहता है वो रहना चाहिए ये दोनों, एवरेज रेवेन्यू भी रहता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसका आप सी ऑप्शन लगा देना, 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई एसोसिएट। ठीक है, अ टाइम पीरियड, प्राइस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए भैया? क्या होना चाहिए? पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई होती है? किसी समय की अवधि पे, या कीमत पे, या ए एंड बी दोनों पे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? तो हम तो लग रहा है प्राइस तो होता ही है। ठीक है, तो और टाइम भी सही होना चाहिए, है कि नहीं है? जब तक समय सही तरीके से नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो बोथ लगा दो, ए एंड बी दोनों होगा, टाइम पीरियड भी और प्राइस भी होगा। 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। 47 बोला यहाँ पे ई एस इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ई एस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्या होगा? अगर ये जीरो है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर मान लीजिए बराबर में अगर दे दिया आपका जीरो, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, या लेस इलास्टिसिटी, या यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए भैया परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है। जब जीरो होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बराबर में जीरो इक्वल टू परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ होता है। ठीक है, इसी वजह से आप लगा देना बी, याद कर लो, बहुत जरूरत है। ठीक है, एक एक करके इस तरीके से जो आएगा इलास्टिसिटी ऑफ जो होगा इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सब जो है ना याद करना बहुत जरूरी है।
याद करोगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर बोला गया है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा, या डी ऑप्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा। क्या होना चाहिए बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखो ये जो स्लोप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो हमेशा टॉप से बॉटम पे फॉलो करता है, मतलब नीचे गिरता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आता है। स्लोप हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ऊपर से नीचे ही आता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। 48 का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 क्या बोला गया यहाँ पे, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। तो एवरेज का मतलब क्या आपको पता है, ये डिवाइड करके निकाला जाता है कि नहीं है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत है ये नहीं, ये तो होता ही नहीं, लगता ही है ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ठीक है, ये डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, डी, 49 का डी, 49 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50 नंबर बोला कि टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज बेसिकली रिलेटेड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बेसिकली रिलेटेड है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है भैया, चुनाव की, उपभोक्ता चेन की, फर्म की चेन की, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चा क्या होना चाहिए, तो हमको तो लग रहा है भैया ये तो चुनाव की चॉइस, अच्छा चुनाव वो वाला चुनाव नहीं, राजनीति पॉलिटिक्स वाले चुनाव की बात नहीं कर रहे, चॉइस, क्योंकि इकोनॉमिक जो है ना, अब बताओ यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है कि नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। आप लोग कमेंट करके ये बताना बच्चा जो कंज्यूमर्स और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हो समझ रहे हो तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% कह सकते हैं श्योर, ये बहुत बार आया हुआ है, कंज्यूमर्स और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिलहाल के हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, ये चॉइस, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर या बोल सकते हैं आप कंज्यूमर्स है, सबका अपना अपना है चॉइस, जो हम कौन सा प्रोडक्ट ले, सस्ता ले, महंगा ले, मीडियम ले, है कि नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर चॉइसेज, इकोनॉमिक्स में अगर बात करें जो सबसे मेन जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम होता है चॉइस का, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 का हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम आते हैं 50 कितना होगा 1। 51 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स अगर कहा जाए भैया तो जितने भी यहाँ पे जो पब्लिक दिखता है, ठीक है ना, सब कहीं ना कहीं अल्टीमेट अगर कहा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है ना, चाहे वो बिस्किट परचेज करता हो, ठीक है ना, पेट्रोल भराता हो, चाहे कुछ भी सामान है वहां पे उसको क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता ही लगता है। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं, वेल्थ टैक्स बिल्कुल नहीं, एक्साइज ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, वेल्थ टैक्स भी जो आता है वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, और गिफ्ट टैक्स पर कोई गिफ्ट अगर दे रहा है पर्सनली तो वो भी आ जाता है डायरेक्ट टैक्स में। इसी वजह से यहाँ पे जो होगा वो एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 बोला यहाँ पे बजट में भी इंक्लूड, बजट में क्या क्या भी इंक्लूड किया जा सकता है भैया, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट या ऑल ऑफ द एबव। तो हमेशा ध्यान रखो भैया ये सब का सब यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे के सारे बजट इसमें इंक्लूड किया था, डी लगाओ, ठीक है, क्या लगाओ 52 का डी। ये 52 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि बजट जो होगा में भी इंक्लूड किया जा सकता है सबको, ये जितना भी दिख रहा है ना ये सब आता है बजट के हिसाब से सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर बोला गया यहाँ पे जब इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस क्या होगा भैया, कब माना जाएगा, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, किसका बराबर होगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा या मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा या कम होगा या ज्यादा होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या बोला गया है, लेस देन एम आर, ग्रेटर देन ए आर, ठीक है एम आर, इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा ये जो एवरेज रेवेन्यू है हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है मार्जिनल से, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी, ठीक है। अधिकार में जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू के कंपेयर में
तो इस केस में हमेशा जो है ना मोनोपोली आ जाता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। अब मान लो ऐसा जियो की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जियो एयरटेल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये सब मोनोपोली हो गया ना भैया, ठीक है, एयरटेल है या बोल सकते हैं जियो है, दुइयों में दिख रहा है। और कोई आपको दिख रहा है कम्युनिकेशंस का, जो हम सिम कार्ड की बातें करते हैं, नहीं ना, तो यहाँ पे आप ये एक तरीके से मोनोपोली ही है। ये अपने हिसाब से भाई एवरेज जो रेवेन्यू है इसका वो इंक्रीज करेगा मार्जिनल से, है कि नहीं, इसी वजह से यहाँ पे आप एवरेज रेवेन्यू ज्यादा कर दो, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54। बोला गया कंज्यूमर एक्वेरियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, कब होगा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, पहला। बी बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो ज्यादा होगा प्राइस से। सी ऑप्शन बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो कम होगा प्राइस से। और नन ऑफ दीज, कंज्यूमर का जो एक्वेरियम होना चाहिए टेक एट द पॉइंट वेयर, हमेशा ध्यान रखना बराबर होता है तभी माना जाता है। एक्वेरियम का मतलब होता है संतुलन, मतलब बराबर। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, मार्जिनल यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, सीमांत उपयोगिता जो होगा वो मूल्य के बराबर, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, उसी तरीके से यहाँ भी आप दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बोला गया विच वन इज ट्रू। अब ये फॉर्मूला है, अब मैंने फॉर्मूला आप लोग को दिया है, आप लोग दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ बच्चा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें से, जो जीएनपी के बराबर दिया ग्रॉस, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस डिप्रिसिएशन, पहला ऑप्शन। एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, या जीएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और डी ऑप्शन बोला गया यहाँ पे एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो नेट नेशनल जो प्राइस की बातें कर रहे हैं ये होना चाहिए डिप्रिसिएशन, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये मुझे लग रहा है सही है, बाकी बात ये सब गलत है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब देना। मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 नंबर का जो आंसर होगा वो एनएनपी जो होता है ना इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शंस क्या लगाओगे, डी लगाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रॉफिट के लिए होगा। लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, लाभांश, अवतरित लाभ, निगम लाभ कर, या इनमें से सभी। तो क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पता चल गया है, डिविडेंड भी होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है और सभी है, इसीलिए इसमें 56 का डी ये सब होता है इसमें। चलो अब आते हैं 57 नंबर पे। 57 बोला यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एमपीसी, इसमें से एमपीसी का क्या होने वाला है, क्या 1 होगा या 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होगा, या यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, क्या होगा एमपीसी, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी अगर बात करें कर्व के हिसाब से कि कब और कैसे किया जाएगा। तो बताओ बच्चा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, अगर जब होता है तभी वैल्यू की बातें चलता है, इसीलिए आप लोग 57 का सी लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशंस, बताओ इसमें से ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट है जो फैक्टर प्राइस, ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर प्राइस मतलब ऐसे कौन कौन सा चीज, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये जो घटक कह रहा है या साधन कीमत निर्धारण के नियम में से कौन सा घटक होना चाहिए। देखो घटक मतलब यहाँ ये होता है, जैसे मान लो अगर आपको सब्जी बनाने हैं तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत है, नमक है, ठीक है ना, पहली बात मान तेल है, या जो सब्जी बनाने वाले हैं वो चीजें हैं, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं गैस चूल्हा है ना, ये सब तो फैक्टर हुआ ना एक सब्जी बनाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशंस, क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिया है रेंट, वेजेस, सी बोला गया इंटरेस्ट जिसको ब्याज बोल सकते हैं, और डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे के सारे, ठीक है ना, प्राइस को जो फिक्स करने के लिए होता है वो सारे होते हैं। जैसे मान लो मुझे एक मार्कर बनाने, ठीक है ना, अब इस मार्कर बनाने के लिए मुझे कोई फैक्ट्री लेना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा, वेजेस जो मजदूर आएगा बनाने के लिए, ठीक है ना, उसको मजदूरी देना पड़ेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस जो है ना लोन पे शुरू किया उसके लिए इंटरेस्ट भी लगता होगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टर बोला गया इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, इसमें से कौन सा स्टॉक होगा, वेल्थ, सेविंग्स,
एक्सपोर्ट या नॉन ऑफ दीज। 59 की बात कर रहा हूं बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखो वेल्थ ये आपके लिए एक स्टॉक की तरह काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, संपत्ति। अच्छा वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ, हेल्थ नहीं, वेल्थ मतलब धन संपत्ति, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संपत्ति ही एक स्टॉक होता है, बाकी बात नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा वेल्थ, ठीक है। 60 पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन विच, जीएनपी मार्केट प्राइस पे, एनएनपी मार्केट प्राइस पे, या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे 60 का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डिप्रिसिएशन जो लगता है बच्चा वो हमेशा लगता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे लगता है, ठीक है। ये जो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट की बातें जो कर रहे हैं ये हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ये। पता है बहुत सारे बच्चे को आपको समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, एनएनपी या एमपी ये जो बातें कर रहे हैं आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला अगर याद होगा ना तो ये बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना होता है, बाकी बाद आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते बच्चा। बोला गया यहाँ पे विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड, क्या इसमें जो डिमांड दिया गया है इसमें कौन कौन से एसेंशियल बातें होना चाहिए, डिजायर ऑफ गुड्स, गिवन गुड्स प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड, या ऑल ऑफ दीज। डिमांड किस पे डिपेंड करता है भैया, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है। इससे आपको पता है एक बात, हम आपको एक बात बता देते हैं ट्रिक्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हो भैया तो ऑब्जेक्टिव में इतना ध्यान रखना सब्जेक्टिव का भी आंसर छुपा हुआ रहता है। जब आपका एग्जामिनेशन हो इकोनॉमिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कह रहा है तो हमेशा एक बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा अगर ध्यान से उसको देखोगे तो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं 100% मिल जाएगा, हाँ ऐसा कभी कभी होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बना सकते हो, खासकर लिखने वाला। चाहे अगर मान लो आप ऐसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो, ठीक है ना, या बीएसटी की बातें कर रहे हो तो आपका जवाब ऑब्जेक्टिव में से सब्जेक्टिव मिल जाएगा, इससे क्या होगा सब्जेक्टिव ही बन जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार पढ़ते शुरू कर दो यार। लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, विच एलिमेंट इज बोला कि एसेंशियल फॉर डिमांड, मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पहली बात तो डिजायर ऑफ गुड्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिर बोला गया गिवन प्राइस, एक प्राइस भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोला गया यहाँ पे विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की ताकत या इच्छा भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस सभी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये इनमें से सभी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ द डायग्राम आर, टाइप्स ऑफ द डायग्राम्स आर, चित्र के प्रकार होते हैं, दंड चित्र, आयत चित्र, वृत्तीय चित्र, अरे सब होता है भैया, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा तुम लोग या 10th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस लगा दो, बात खत्म करो यहाँ पे, ठीक है। 62 का क्या हो जाएगा डी, ये सभी प्रकार का जो है ना डायग्राम आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। चलो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखे बात, बोला यहाँ पे विच मीन्स इज अफेक्टेड मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें से कौन सा मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू होता है, कौन सा माध्य चरम मूल्य से प्रभावित होता है, बहुलक, माध्यिका, माध्य, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, वैसे तो मैंने बात बोला है मोड, मीडियन, मीन, या नन ऑफ दिस। आंसर हो जाना चाहिए भैया मीन, ठीक है। कौन सा माध्य चरम मूल्य पर प्रभावित करता है, इसमें बोला कि मीन। यहाँ पे ऑप्शन देखो, देख लिया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे ना तो आंसर बन जाता है, ये सब ट्रिक्स है। वैसे ट्रिक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट भी है, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने बताया। विच मीन इज अफेक्टेड मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें जो मोस्ट एक्सट्रीम जो वैल्यू होता है ना वो मीन को ही अफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मीन होगा मध्य, ठीक है, मध्य नहीं क्या है माध्य, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, बोला गया विच सर्विस इज इंक्लूड इन टर्शियरी, इसको क्या पढ़ सकते हैं टर्शियरी, वैसे टर्शियरी सेक्टर लिखा हुआ है। ऑप्शन से माइनिंग, माइनिंग तो आपको प्राइमरी सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर्स में है, कम्युनिकेशन टर्शियरी सेक्टर में है, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर में। तो इससे क्या समझ में आया बच्चा, 64 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो सी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का होगा भैया वो कौन सा होगा 65। तो चलो 65 हम लोग देख लेते हैं जो क्या कह रहा है क्वेश्चन 65 कह रहा है द फंक्शंस ऑफ मनी इज, क्या होता है मैंने अभी बताया है, अब ये बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, बिल्कुल होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। मनी का ये काम है, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसमें मैंने पहले ही आपको समझा दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है थ्रू विच मेथड वी कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम पैसा निकाल सकते, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, आहरण पत्र, चेक के द्वारा, एटीएम के द्वारा, ये इनमें से सभी से निकालो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सबसे पैसा निकाल सकते। इसका जवाब तो आप लोग खुद से जान रहा होगा यार, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको मालूम नहीं है लेकिन आपको अधिकतर मालूम है, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज मोर देन 1 टाइम्स while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड, यहाँ पे ऐसा कौन सा होगा जिसको नेशनल इनकम के हिसाब से राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु एवं सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। एकल गणना, बी ऑप्शन दिया है दोहरी गणना, ये सी ऑप्शन है बहु गणना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो जब एक से अगर ज्यादा बार अगर कहा जाता है राष्ट्रीय आय के आकलन में, वैसे इंग्लिश में अगर देख लिया जाए तो बोला गया टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन 1 टाइम्स, एक से ज्यादा बार अगर होता है इंक्लूड तो उसको डबल काउंटिंग कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? डबल काउंटिंग। हिंदी में मतलब ऑप्शन तो बी होगा, ऑप्शन बी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बोला गया यहाँ पे विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मोनोपोली के लिए नहीं है। एकाधिकार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। ऑप्शंस बोला गया यहाँ पे वन बायर एंड मेनी सेलर्स, ये तो सही है, लिखा है नोट, ठीक है ना, यहाँ पे नोट लिखा है विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। विच देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोला कि वन बायर एंड मेनी सेलर्स, बी बोला कि लैक ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूएंट्स, सी बोला कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, और डी बोला कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? एकल क्रेता, एक ही क्रेता होना, नहीं उल्टा लिख दिया इसमें, ठीक है। ऐसा ये वैसे यही है, ठीक है, इसमें नहीं है। वन बायर एंड मेनी सेलर्स ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये शामिल नहीं होता है, ये सब शामिल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ठीक है, ए 68 का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसको इंग्लिश में देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था जो इनकम टैक्स भी क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स, जो खुद पे लगता हो, गिफ्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा भैया वो कौन सा हो जाएगा? सी, ए एंड दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 पे 70 पे आते हैं। क्या कह रहा है? बोला कि टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार का होता है भैया? बजट कितने प्रकार का होगा? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यूनिवर्सल आंसर है, जहां पे ऑल ऑफ दीज लगेगा ना तो ऑल ऑफ दीज लगा दो, ठीक है। बच्चा आपको मैं एक हिंट देना चाहता हूं, आप एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई ऑप्शन अगर नजर नहीं आए, समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या मैं उसका ऑप्शन लिखूं, पूरा बताने के बाद, पूरा समझने के बाद 2 जगह पे ऑप्शन लगा देना, या तो सी पे या तो डी पे, ठीक है ना। ये 2 ऑप्शन में से जो लगेगा, अच्छा जहां पे अगर ऑल ऑफ दीज लगेगा और आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसके अलावा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा कि नहीं होगा, लग रहा है ये होगा बाकी नहीं होगा, तो ठीक है अपना देख लो। जब नहीं लगे, जब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं पता चले क्या होने वाला है, डी लगा दो, ठीक है। और बाकी बात जगह पे अगर ऑल ऑफ दीज नहीं है, अगर किसी जगह पे ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे ऑल ऑफ दीज नहीं है, वहां पे सी लगा दो, ठीक है। बाकी बात आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जानते हो तो अंदाजे मत लगाना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ के लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बार्गेनिंग, और ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी डिमांड एंड सप्लाई। हिंदी में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला गया विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण किया जाता है सरकार द्वारा, बिल्कुल नहीं। मोल तोल के द्वारा, बिल्कुल नहीं। विश्व बैंक के द्वारा, बिल्कुल नहीं। मांग एवं पूर्ति के शक्तियों द्वारा, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मतलब 70 का
71 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 71 का डी। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे हमेशा ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है, डिटरमिनेशन किया जाता है, इसीलिए 71 का जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, डिमांड मांग पूर्ति शक्ति द्वारा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72। बोला यहाँ पे द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज स्पॉट मार्केट, फॉरवर्डेड मार्केट, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दिस। 72 का मैं बात कर रहा हूं तो 72 का क्या होता है पता होना चाहिए, सी, ए एंड बी दोनों होता है, ठीक है। हाजिर या चालू बाजार या वायदा बाजार, ये दोनों में जिन्हें विदेशी विनिमय बाजार का रूप किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी लगाना, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया देश में कागजी नोट कौन जारी करता है? हु इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। कंट्री में जो करेंसी होते हैं, करेंसी में दो प्रकार की बातें कर सकते हैं, नोट का और क्वाइंस का, है कि नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है जो इशू पेपर जो करेंसी करेगा वो कौन कर सकता है? कमर्शियल बैंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल बैंक। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो सीधा सीधा बात है सर, कमर्शियल बैंक के पास इतना ताकत आया नहीं, वर्ल्ड बैंक से हम बस लोन ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक के पास तो ताकत आया नहीं, तो एक ऑप्शन बच रहा है वो है सेंट्रल बैंक, है ना। पेपर जो इशू करेंसी करता है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की। बोला गया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नरसिम्हम कमिटी इज रिलेटेड टू। देख लो हिंदी में, नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, कृषि सुधार से, ऑप्शन डी आधारभूत संरचना सुधार से। बताओ, चार ऑप्शन दिख रहा है ना। अब बताओ यहाँ पे, इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, टैक्स रिफॉर्म ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बैंकिंग रिफॉर्म्स, सी बोला गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और डी बोला गया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिफॉर्म्स। तो क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। ये जो नरसिम्हा समिति का जो संबंध है ना, वो बैंकिंग सिस्टम को सुधार करने के लिए बनाया गया था, आया था, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स हो जाएगा, 74 का बी होगा। नेक्स्ट आते हैं 75 पे। बोला गया था ग्रेट डिप्रेशन कम इन विच ईयर। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 10th अगर सही तरीके से पढ़ा होगा, तो ग्रेट डिप्रेशन कम्स इन विच ईयर। 75 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1930 में आया था, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन जो आया था वो कौन से ईयर में आया था? 1930 में आया था। वो 10वीं क्लास में ही क्वेश्चन को मैंने बताया भी है, देखा भी होगा, और उसे है भी 1930 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला यहाँ पे इन विच मार्केट इज एआर एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला ऑप्शन दिया है परफेक्ट कंपटीशंस, बी ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो किस बाजार में एआर वक्र जो होगा एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ऑप्शन ए बोला गया पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन सी एकाधिकार, या इनमें से सभी। 76 का मैं बात कर रहा हूं, इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या भैया? परफेक्ट कंपटीशंस, ठीक है। यहां पे लगा दो, कहां गया? परफेक्ट कंपटीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जीएनपी अब सिफितिक क्या है? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज जीएनपी? बोला गया डिफ्लेक्शन, सॉरी डिफ्लेशन। व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेशन? ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिख रहा होगा ना। इसको अगर पढ़े तो आप जीएनपी डिफ्लेशन जो होगा नॉमिनल जीएनपी बाय रियल जीएनपी इनटू 100, और यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो भैया क्या कह रहा है। तो हम सीधा सीधा ज्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, और यही होता है, ठीक है। जीएनपी डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल जीएनपी बाय में होता है रियल जीएनपी इनटू होता है 100। ये फॉर्मूला होता है जीएनपी डिफ्लेशन निकालने का, यही फॉर्मूला है। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो ए लगा दो, ठीक है, ए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे लग जाएगा। 77 का क्या होगा भैया? तो ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 78 का। बोला कि हु क्लासिफाइड एस्थेटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? रैगनर फ्रिट्ज, पॉल एंजिग, मार्शल, या ऑल ऑफ दिस। अब बताओ इसमें अगर बच्चा ऑल ऑफ दिस लगाएगा तो हम क्या कह सकते हैं उन बच्चों का?
बताओ, यहाँ पे नाम ना पूछ रहा है भैया, तो आप बोलेंगे नहीं सर आपने बोला था डी ऑप्शन लगा दो। अरे भैया इसमें नाम पूछ रहा है, तो क्या आपको लग रहा है इसमें पूछ रहा है किसका नाम, मुद्रा के स्थैतिक और गणितात्मक कार्य का विभाजन किसने किया, इसमें नाम दिया गया, तो बताओ ये सब मिलकर करेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है सब अगर बोले डी तो डी ए लगा देना, गलती हो जाएगा, इसको पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो बी होगा, पॉल एनजिंग, मतलब ये जो है ना पॉल एनजिंग साहब ने किया था, ठीक है। इसमें डी मत लगा देना। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, मैंने बोला पहले पढ़ लो, जब समझ में नहीं आए तब लगा देना। वैसे इसमें नाम बोले सर इसमें नाम भी तो वैसे समझ में नहीं आ रहा था, तो कौन सा लगा दे? अरे भैया नाम कोई एक क्यों ना होगा, सब तो एक बार कोई चीज को नहीं कर सकता है ना, इसी वजह से यहाँ पे ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 79 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, इसमें से कौन सा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का बात किया जाएगा? चेंज वाई बाय चेंज आई की बात करते हैं, चेंज बोला कि वाई बाय चेंज एक्स, या सी यहाँ दिए है मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्रोडक्शन, मार्जिनल इनकम, नन ऑफ दीज बताओ, या नन ऑफ थ्री, इसमें से कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इसे पूछ रहा है मार्जिनल जो अपॉर्चुनिटी है भैया वो क्या होना चाहिए, तो चेंज ऑफ इनकम बाय चेंज अगर बातें करें ये, ठीक है, ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 79 का क्या लगा दो? बी लगा दो, यही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का चेंज ऑफ जेन इनकम बाय आउटपुट की जो बातें करते हैं ना, इस पे ही लगता है। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसका बी लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें से प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा है? सी नहीं, बिल्कुल नहीं, सी की तो बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन की बातें कर रहा है, सी बराबर होता ही नहीं, जब भी अगर होगा प्रोडक्शन की बात है ना वो हमेशा होता है क्यू के बराबर, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू, ये देखो फंक्शंस कर रहा है यहाँ पे सी, पी बिल्कुल नहीं होगा, कैपिटल्स के हिसाब से होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 80 का क्या होना चाहिए भैया? तो 80 का होना चाहिए बी, ये क्यू बराबर में होता है, प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा जो लिखा हुआ मिलेगा वो क्यू बराबर में एफ वाला मिलेगा, अब ब्रैकेट में वो चेंज अगर कहीं आउटपुट हो सकता है तो यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है इस वजह से ये होगा इसका आंसर, ठीक है। बी कौन सा होगा? 80 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81 द कर्व विच राइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइन आफ्टर दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या होगा? पहले बात बोला कि जो वक्र पहले बढ़ता है स्थिर होकर फिर घटना आरंभ कर देता है, वह वक्र कौन सा क्या कहलाता है? एपीपी पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन एमपीपी, ऑप्शन सी टीपीपी, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब होना चाहिए बच्चा इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, इसमें से कोई ऐसा नहीं, ये कुछ है ये नहीं। एपीपी क्या होता है, टीपीपी क्या होता है, एमपीपी क्या है? ठीक है, बोलेंगे सर ये हुआ एवरेज प्रोडक्शन प्राइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इनमें से सभी, इसमें से सभी की बातें होगा नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे सही लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब लगा देना आए सही से एक बार ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा भैया, इनमें से सभी नहीं, मतलब हाँ इसमें से सभी होगा, सॉरी इसमें पूछ रहा है अ कर्व विच राइजेस फर्स्ट फिर स्टार्ट डिक्लाइन आफ्टर दैट व्हाट, एपीपी, ठीक है, एमपीपी, टीपीपी, लगेगा जरूर लगेगा, ठीक है। ये सब पे काम करता है, पहले बढ़ता है ये, ठीक है ना, फिर क्या होता है वो घटना शुरू कर देता है, इसीलिए बच्चा इसमें जो है ना ऑप्शंस जो है ना तुम डी लगाना, ऑल ऑफ दीज, ये सब में काम करता है, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे ऐसा चीज दिया, ठीक है, यहाँ पे लगेगा डी, ऑप्शंस डी होगा 81 का जो कि सब में काम करता है, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे 82 पे, जल्दी के चक्कर में गलती हो जाएगा भैया, थोड़ा आराम से, चलो ठीक है, यहाँ पे आराम से बात करते हैं। सर जी बोला कि हु प्रोपोनेटेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी, मार्शल द्वारा, पेगू, हिक्स एलन, या डी ऑप्शन बोला कि रिकार्डो, बताओ उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, ऑप्शन से बी बोला गया पेगू ने, सी ऑप्शन बोला गया हिक्स एवं एलन ने, या डी बोला गया है रिकार्डो ने। तो बताओ यहाँ पे कौन सा दिया? तो मुझे लग रहा है हिक्स एंड एलन ने दिया था, ठीक है, तो यही नाम लिखना, ठीक है, ये सही जवाब है, सी ऑप्शन हिक्स एंड एलन के द्वारा बातें अगर कहें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की बातें चलाया गया था। 82 का हो जाएगा सी, हिक्स एंड एलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला कि स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑफ प्राइस लाइन क्या होगा? वैसे तो नेगेटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑफ प्राइस लाइन, इसमें से देख सकते हो ऑप्शंस ए बी सी डी, ऑप्शंस ए दिया हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं भैया, क्या होगा इसका?
तो 83 का अगर बातें करें बच्चा तो 83 का जो बनेगा नेगेटिव होता है प्राइस, तो पी एक्स माइनस, देखो माइनस है ना, पी वाई, यहाँ पे क्वांटिटी और इनकम की जो बातें होगा बजट, ये प्राइस इनकम हमेशा नेगेटिव, जो स्लोप बजट होता है बजट, जैसे मान लो इस तरीके से बातें करते हैं आप, कोई मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अब यहाँ पे मान लेते कोई गुड्स ए है, ठीक है ना, अब कोई गुड्स ए है इधर, आप कोई गुड्स अगर मान लेते हैं अगर बी है, तो सिंपल से बजट लाइन अगर डिक्लाइन करते हैं नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, अगर प्राइस मान लीजिए इसका बढ़ रहा है, या प्राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है, गुड्स ए का प्राइस या गुड्स बी का प्राइस, दोनों तरफ प्राइस है, ठीक है ना, गुड्स ए नहीं, गुड्स प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ भी गुड्स ए है उसका प्राइस है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे गुड्स बी है उसका प्राइस है। अभी अगर मान लो इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका तो भाई जो डिमांडेड है वो तरीके से शिफ्ट होगा ना, डिक्लाइन कर जाता है ना, तो ए ऑप्शन होगा, नेगेटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना ये नेगेटिव होता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन इतना काम चला लो। 84 बोला गया है यूटिलिटी इज रेटेड टू, क्या होगा, यूजफुलनेस होगा, मॉरलिटी होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स होगा, या डी ऑल ऑफ द एबव होगा। उपयोगिता का संबंध होता है किससे, ऑप्शन ए लाभदायकता से, ऑप्शन बी नैतिकता से, ऑप्शन सी मानव आवश्यकता की पूर्ति से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 84 का क्या हो जाना चाहिए भैया, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए 84 का यूजफुलनेस, मॉरलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऑल ऑफ द एबव नहीं, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। यूटिलिटी जैसे इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, ये क्यों होगा इसके बारे में बताता हूं। देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप पानी लेते हो, ठीक है ना, आपको जितना प्यास लगा हुआ है आप उतना पानी पी रहे हो, लेकिन एक ऐसा लिमिट आ जाता है जब आपकी उपयोगिता खत्म हो जाता है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ वहां पर आपको संतुष्टि मिल चुका है, तो वहां पे यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू कर जाता है कि नहीं। वही आप खाना खाते हो, तो खाना जब तक खाते रहते हो जब तक लगता है हाँ पूरे तरीके से अपने आप को संतुष्ट ना हो जाए, है ना, तो वो होता है यूटिलिटी के साथ, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। इसका मतलब यही हुआ जो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट जो होगा ना, इसी पे डिपेंड कर सकता है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू जो होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो 84 का जो होगा भैया वो क्या हो जाएगा, सी। 85 पे आते हैं, 85 भैया जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। 85 की अगर बात करें, द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स क्या होता है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कराने की क्षमता क्या होगा, उपभोग, उपयोगिता, गुण या रुचि। इसको इंग्लिश में मैंने बोल दिया, ऑप्शन बोला गया ऑप्शन ए कंजम्पशन, यूटिलिटी, क्वालिटी या टेस्ट। क्या होना चाहिए भैया, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए कंजम्पशन होगा, यूटिलिटी होगा, क्वालिटी होगा। बताओ कमेंट में जो है ना इसका जवाब दो। द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी का सेटिस्फाई का भी तो बात की है भैया, क्या होना चाहिए, यूटिलिटी, ठीक है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशंस का पता नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, बी होना चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी हमेशा ध्यान रखना बच्चा, किसी वस्तु की जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर बोला गया अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी खुशी, या ऑप्शन डी बोला गया उपदेयता। इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चा, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस ऑप्शन ए वांट सेटिस्फाइड पावर ऑफ कमोडिटी, ऑप्शन बी प्लेजर्स, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, और ऑप्शन डी अगर बात करें यूजफुलनेस। तो बताओ बच्चा क्या होना चाहिए, तभी मैंने जोड़ दिया था स्ट्रेस वर्ड, यहाँ पे होगा वांट सेटिस्फाइड पावर ऑफ कमोडिटी। क्या होगा, यूटिलिटी जो होता है इकोनॉमिक्स में ये होता है ए, तो यहाँ पे 86 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 86 का ए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 87 पे बोला गया हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स बोला गया नॉर्मेटिव साइंस। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी फ्रीडमैन, ऑप्शन सी केन्स, और ऑप्शंस अगर बात किया जाए डी तो बोला कि यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो आंसर जो होगा भैया वो हो जाएगा फ्रीडमैन साहब दिए थे, ठीक है, यही कहे थे। आप हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो फ्रीडमैन साहब ने कहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर बातें करें तो किया जाता है। 88 का मैं बात कर रहा हूं, तो 88 का जो आंसर होगा क्या होगा, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, फटाफट मुझे बताना होगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया माइक्रो, MICRO, माइक्रो विच मींस स्मॉल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होता है, अरबियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, या यहां पहले क्वेश्चन तो देख लो भाई कौन सा क्वेश्चन है। 89 माइक्रो विच मींस स्मॉल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अरबियन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स, या हम कह सकते हैं इंग्लिश वर्ड्स। क्या होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना, पहला ही चैप्टर में मैंने आपको बात करा था, वो क्या है, ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ग्रीक ग्रीक, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला कि यहाँ पे विद द राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी का अगर दाम बढ़ रहा है और डिमांड अगर टी का हो रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा, अगर कॉफी का दाम अगर बढ़ गया, ठीक है ना, कॉफी के दाम अगर बच्चा बताओ बढ़ गया और चाय का मांग क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कॉफी के मूल्य में वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तो चाय की मांग क्या होना चाहिए, तो वैसे तो शुद्ध हिंदी में यहाँ तो बढ़ती हुई होना चाहिए, ठीक है ना। तो विद द राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का दाम अगर बढ़ गया तो डिमांड जो होगा टी का वो राइज कर जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए होगा, ठीक है, 90 का क्या होगा, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक के तो यही बात तो समझ में आया है, आप जो इतना सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें से यही एग्जाम्पल है, अगर कॉफी के दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग चाय की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, चाय का दाम बढ़ गया तो कॉफी की तरफ आ जाएंगे, अगर बढ़ा हुआ दाम अगर प्राइस है तो यही तो इकोनॉमिक्स में समझ में, ऐसा नहीं है भैया, आप लोग ध्यान से सुने नहीं पढ़े नहीं। चलो 91 की अगर बात कर ले तो बोला है यहाँ पे द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो स्लोप ऑफ डिमांड जो होता है नॉर्मल गुड्स का वो कैसा होगा, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी अनडिफाइंड, क्या होना चाहिए। तो हमेशा भी मैंने बताया भैया स्लोप की अगर बातें करें ना तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव लगा देना, क्या होगा 91 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें से कौन सा अगर कहें एक दूसरे का पूरक है। पहला ऑप्शन दिया है टी एंड कॉफी, ऑप्शन बी बोला गया कोक एंड पेप्सी, ऑप्शन सी बोला गया राइस एंड व्हीट, या डी ऑप्शन बोला गया नॉन ऑफ दीज। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए 92 का, टी एंड कॉफी ये तो दाम बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक पूरक, एक बढ़ने और घटने से यहाँ पे ऐसा है नहीं, कोक एंड पेप्सी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना ये सब का सब अगर कहें तो सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे पेट्रोल और गाड़ी की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा दो नन ऑफ द दीज, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सब अगर कहा जाए बच्चे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपका सब्स्टिट्यूट है, इसके जगह पे ये नहीं तो ये सही, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिया गया ये सब सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ जाएगा, इसीलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इंग्लिश में फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या नन ऑफ दिस, क्या होना चाहिए भैया, तो होना चाहिए हमेशा जो गिवन गुड्स होता है वो पॉजिटिव और डिमांड के हिसाब से होता है। गिवन गुड्स यहाँ पे इनकम ठीक है लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे यही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का क्या होगा, बी, ये बात आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया जल्दी जल्दी। बोला गया यहाँ पे ऑन विच कॉन्सेप्ट क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, बोला ऑप्शन ए से लॉ ऑफ मार्केट, ऑप्शन बी परफेक्ट फ्लेक्सिबल वेज रेट, ऑप्शन सी परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, और डी बोला गया ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, क्लासिकल बोला गया क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्य पर आधारित होता है। ऑप्शन ए मतलब से के बाजार नियम, से के बाजार नियम, मजदूरी दर पूर्ण लोचशीलता, ऑप्शन सी ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, या उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच लिए होंगे यूनिवर्सल आंसर सर
इसमें से मुझे तो कुछ पता चल नहीं रहा है, इसीलिए इसका आप जवाब जो है ना डी लगा दो। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे मुझे पता ये चल रहा है, ये बिल्कुल जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसी वजह से हम इसका डी लगाएंगे। ठीक है, इसका अंदाज हम नहीं लगाएंगे। तो ठीक है भैया, ऑप्शन 94 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताओ कितने प्रकार के मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, बताओ भैया। तो बोलेंगे सर 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 5 टाइप्स की। ठीक है, तो 95 का क्या हो जाएगा, बी। 95 का क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। चलो 96 पे आते हैं। 96 क्या बोला गया, फॉर लग्जरियस गुड्स द डिमांड इज इनइलास्टिसिटी, ऑप्शंस बी इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिसिटी। तो हाईली इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, हाईली अत्यधिक लोचदार होती है। जो लग्जरियस जो गुड्स होता है ना वो हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, हाईली इलास्टिक, दिस इज प्रोनाउंसिएशन से हाईली इलास्टिक। चलो ठीक है, ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। 96 का सी होगा। ठीक है, चलो 97 पे अब आते हैं। 97 नंबर क्या कह रहा है बच्चा, बोला गया इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ऑप्शंस ए कौन कौन सा होगा डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 97 का नन ऑफ दीज, 97 का आई क्या क्वेश्चन है, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप ये नहीं होता है। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज रैपिडली नहीं, सप्लाई इंक्रीज नहीं, ये नहीं होगा भैया। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। तो आप लोग को फिर से यहाँ पे हम कह रहे हैं ये डिफ्लेशनरी जो गैप होता है वो किस सिचुएशन में किया जाता है, ये तो नहीं होता है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज सप्लाई नहीं, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली नहीं, बिल्कुल नहीं। बोथ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, दोनों इक्वल रहेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, तो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नॉन ऑफ दिस लगा लेना। आप क्यों कैसे ये क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, इस पे डिस्कस करने के लिए ज्यादा लंबा चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अंडर कैपिटल अकाउंट्स, इसमें से ऐसा कौन सा है ट्रांजैक्शंस जो कि आपको कैपिटल अकाउंट्स में आएगा, ऑप्शंस ए गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन डी 98 की बात कर रहा हूं, 98 का ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होना चाहिए भैया, तो इसका होना चाहिए पूरा का पूरा, ये सारा ट्रांजैक्शन है ना कैपिटल अकाउंट्स में कर सकते हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अंडर कैपिटल अकाउंट्स, गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, ये बिल्कुल जो है ना अगर कहा जाए तो सभी खाते में किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 98 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 99। बोला गया बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस क्या होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टोटल डेबिट एंड क्रेडिट या ऑप्शंस डी ऑल ऑफ दीज। 99 का क्या होना चाहिए, तो देखो भैया हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ाया है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बातें किया जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से आप लोग आंसर जो है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमेशा लगाना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा बी होगा। ठीक है, 99 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, चलो लगता है क्या है ना भैया थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए फटाफट बातें करना होता है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट, इसमें से ऐसा कौन है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर में नहीं आएगा, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इसमें से कौन सा नहीं आ सकता, ये तो आता है अभी मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट भी आता है, ये भी बताया है ना, ये हो जाएगा सी यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, क्या हो जाएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये बच्चा आपका था टोटल आपका 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू का। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का, जो कौन कौन सा क्वेश्चंस है इसको आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा होगा। थोड़ा बहुत मैं इस पे बात कर लेता हूं। क्या बोला गया यहाँ पे, स्टेट टू क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ मनी। देखो गुड्स ऑफ जो मनी होता है, पहली बात वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। लेकिन आपको 2 को लिखने के लिए बोला गया तो आप ये लिख सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन बोला है व्हाट इज मीन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? जो फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी of the adjusting its income through the taxes and spending level to influence nation and economic performance। तो फिजिकल पॉलिसी जो होता है भैया वो हमेशा नेशन को, बजट को अगर कहा जाए तो सुधारने के लिए काम किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे यही होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या होता है? तो पहला होता है रीअलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू मीट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या गोल की बातें कर सकते हैं, है ना। पहला यही है, जो पहला जो होगा जो भाई सोशल, समाज का और इकोनॉमिक को सुधारने की स्थिति को हम कह सकते हैं, यहाँ पे दो मेन उद्देश्य होते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसको कह सकते हैं? यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार के बिजनेस कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो हम इसको कह सकते हैं एन ओपन इकोनॉमी इज अ कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम दैट फ्रीली इंटरैक्ट विद द अदर नेशन थ्रू आउट द इंटरनेशनल ट्रेड अलाउइंग फॉर द क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ द गुड्स। यही होता है ना, मैंने यही पढ़ा है आपको। अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 नंबर व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा भैया वो क्रेडिट क्रिएशन बोला गया इज द प्रोसेस बाय विच द मनी सप्लाई ऑफ कंट्री या इकोनॉमिक मॉनेटरी रीजन्स, मॉनेटरी मतलब रुपये पैसा, अगर इंक्रीज करा इन मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो जितना ज्यादा बैंक में डिपॉजिट होगा, जितना पब्लिक पैसा जमा करेगा, उतना ही ज्यादा आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है सीआरआर के द्वारा, एसएलआर के द्वारा, और आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। देखो बैंक रेट क्या होता है? तो हु सेट इट? द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो सेट किया है, ठीक है। बैंक ऑफ, जैसे एग्जांपल है आरबीआई हम लोग का बैंक हुआ, ये दूसरे एग्जांपल दिया हुआ है। सो व्हाट इज फॉर लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक को जो पैसा दिया जाता है, लेंडिंग, ठीक है ना। लॉन्गर टर्म्स वेल फैसिलिटी अगर बात करें रेपो रेट है कि नहीं, कमर्शियल बैंक से जिस रेट से पैसा लेता है, पहली बात क्या करेगा, कमर्शियल बैंक जो पैसा देगा किसको देगा, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर मान लीजिए पैसा दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, तो उस पे जो ब्याज लेगा सेंट्रल बैंक, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इसका ठीक उल्टा कर लो, ठीक है ना, वो आ जाएगा रिवर्स रेपो रेट में। फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा आम जनता पे, आम पब्लिक से लिया जाता है, उसको इंटरेस्ट रेट या जनरल रेट बोलते हैं। और बैंक रेट होता है जो कमर्शियल बैंक पर सेंट्रल बैंक लगाता है, वो होता है बैंक रेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बाकी बात यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर अ इंडिविजुअल इज नॉट वर्किंग बट इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड एक्टिविटी सीकिंग, मतलब सीकिंग ऑफ जॉब, मतलब ये कह सकते हैं भैया जॉब करने के वहां पे जिसको जरूरत है, सीकिंग। अच्छा, सीकिंग मतलब क्या था, जिसको काम की जरूरत है, और सीकर मतलब क्या, जो काम देगा। बोला यहाँ पे दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन दे आर नॉट इनफ जॉब्स, जब मार्केट में किसी भी तरीके से जॉब अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आ जाता है आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जो होता है भैया वो होता है वेयरिंग एंड टियरिंग, वियर एंड टियरिंग, कट फट छट गया, ठीक है ना, पुराना हो चुका है, खासकर फिक्स एसेट पे, किस पे लगता है, तो फिक्स एसेट पे लगता है आपका डिप्रिसिएशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। तो वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन जो निकाला जाता है वो फिक्स एसेट, अभी अभी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला गया मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। ध्यान रखना ये सब जितना क्वेश्चंस का जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे याद कर लेना बच्चा, आपका एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे जो रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। देखो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड में होता है। मनी फ्लो बोला गया ये जो फ्लो होता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड के हिसाब से ये भी है, लेकिन मनी, ठीक है, यहाँ बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, मनी, तो मनी का मनी फ्लो होगा। बोला कि काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स एंड एक्सचेंज का होगा, यहाँ मनी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये नॉमिनल फ्लो है, ये फिजिकल फ्लो है, मतलब सिंपल सा है। रियल आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, रियल अकाउंट्स, तो रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, फिजिकल, जिसको टच कर सकते हैं ना। मनी की अगर बातें करिए नॉमिनल होता है ना, तो ये खर्चा उर्चा जिस तरीके से बातें करते हैं ये नॉमिनल, लेकिन बोलेंगे कैश जो दिखता है वो आ जाता है आपका रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेंट। रेंट क्या होता है, रेंट होता है अगर मान लीजिए कोई भी आपने ऐसा चीज लिया, चाहे लैंड लिया, चाहे आपने बिल्डिंग लिया, उस पर आप रुपये पैसे दे रहे हो, ठीक है ना,
यूज करने के बाद वही क्या होता है, वही होता है आपका रेंट। अगला क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। द कॉस्ट इज हाउ मच मनी या रिसोर्सेज आर नीड टू परचेज या प्रोड्यूस समथिंग। मतलब कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं कि किसी प्रोडक्ट में या बिजनेस में कितना पैसा हमने लगाया है उस प्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, दोनों मिलकर अगर बनाएगा उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें जैसे अमेरिका, ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर बातें करें वैसे तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट यहाँ दोनों काम करता है, मतलब गवर्नमेंट भी काम करता है और जो अगर कहें प्राइवेट लोग भी अपना अपना काम करता है। इसी वजह से इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपने देख लिया भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन टू फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बोला गया परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइडेंटिकल प्रोडक्ट, फ्री मार्केट एंट्री एंड एग्जिस्ट। यहां तक समझ लो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोल सकते हैं, जहां पे प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है, जहां पे मार्केट में आना जाना बिल्कुल जो है आसान है। नेम टू फैक्टर दैट कैन शिफ्ट सप्लाई कर्व। तो टू मेजर्स बोला गया फैक्टर दैट शिफ्ट सप्लाई कर्व चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक इनपुट प्राइस या टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये दो जो चीजें हैं ना वो खासकर शिफ्ट कर देता है सप्लाई कर्व को। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन तो कम से कम सही तरीके से देख रहे हैं बच्चा, इसको सही तरीके से लिख के याद कर लेना, कम से कम क्वेश्चन, बाकी बात जवाब आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, अपने छोटा करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज टैक्स, मेंशन इट्स टू मेन फीचर्स। तो टैक्स इज अ मॉनेटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या लेवी इंपोज होता है जो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, एंटिटीज या प्रॉपर्टी फंड पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। आपको पता ही होगा टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो भी ऑब्लिगेशंस या लीगल होते हैं पेनल्टी के द्वारा हो या फेल्यूर पे के हिसाब से वो लगाया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये आपको पता ही होगा, सेंट्रल बैंक आरबीआई को बोलते हैं और कमर्शियल बैंक जो हम लोग एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होता है, ठीक है। बाकी बात इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको पढ़ लें, ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, तो अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी या रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग सेविंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट अगर किसी चीज पे अगर लेते हैं रिवॉर्ड के रूप में, किसी को मैंने पैसा दिया बैंक में जमा किया उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, रिवॉर्ड। अगला बोला गया यहाँ पे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये रहा बच्चा एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला उधर तो आपको दिख रहा है ये टोटल, ठीक है ना, कॉस्ट, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, इसके बारे में नहीं देखना है आपको, इसके बारे में देखना है, ठीक है ना, कहां पे क्या बनेगा, टाइम रहता है अच्छे तरीके डिटेल बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही नीचे आता है। लॉ ऑफ डिमांड बोला गया शो करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप वेयर लोअर प्राइस इंक्रीज, तो क्वांटिटी की डिमांड है कि नहीं, प्राइस अगर कम होता है क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटीज का, गुड्स का, तो वहां पर डिमांड बढ़ता है ना। तो जिसकी वजह से अगर एक बढ़ रहा होता है और एक घट रहा होता है, प्राइस अगर बढ़ रहा है डिमांड घट रहा होता है तो स्लो भी बनाएगा। या आप ये कह दो बच्चा जैसे प्राइस अगर घट रहा है डिमांड बढ़ रहा होगा उसमें भी आपको स्लो भी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ यही है। अब बोले राइट द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आप पढ़ लो, और आई थिंक आपको मैं 20 ही क्वेश्चंस की बात कर सकता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है बच्चा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं जो भी मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस की बातें करा बच्चा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आने का प्रोबेबली चांसेस बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो अगर आप इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को विद्या अर्पण एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, क्योंकि अभी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खासकर जो एग्जामिनेशन के हिसाब से बातें होगा वैसा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।